उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है या नॉट इक्वल टू 0? विद एक्सप्लेनेशन बताएंगे आप लोग मुझे, जस्ट रेज योर हैंड। क्लोरोफॉर्म का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है या नॉट इक्वल टू 0 होता है? विद एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, 11 स्टूडेंट्स हैं। बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या अंकुश? तुम्हें भी नहीं आता? मैम आता है ना, 0 है ना, क्योंकि वो वेक्टर नहीं नहीं क्वांटिटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मत बताना अभी, सिर्फ हैंड रेस करो ताकि मुझे पता रहे कि आता है कि नहीं आता। ओके, निशिता ने किया है, और बाकी? बाकी खुशी, मेघा, मोनिका, वीना। वीना आप तो आई थी क्लास में, आज महक नहीं आई है। हाँ निशिता आप बताओ, एंड प्लीज अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी, बताओ मुझे। अरे बोल दो भाई, हैंड रेस किया ना आप लोगों ने बेटा। अंकुश तुम्हें बता दो। मैम 0 डायपोल मोमेंट होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3 होता है ना मैम अंकुश? क्लोरोफॉर्म यस CH Cl3 होता मैम। है ना? हाँ आई एम सॉरी मैम, नॉन जीरो होगा, हाँ, 1.15 होता है। अगर तुमने 0 बोल दिया होता और तुम्हें नहीं पता चला होता यहीं से ही, मैं तो आज बहुत गुस्सा हो जाने वाली थी। इधर देखो मुझे, मुझे कह रही हूँ, इधर देखो। क्या समझाया था मैंने आप लोगों को? डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इवन मैंने आपको तरीका भी सिखाया था, अगर आपको याद हो, मैं दोबारा से उसी स्लाइड पर लेके जाती हूँ। आपको ना सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं बेटा, अगर आपको डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन करने होते हैं तो। ठीक है, तो मैं इस पे दोबारा दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको आना चाहिए था पहले वाली क्लास में, नहीं आए थे तो प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, आई थिंक अभी तक अपलोड नहीं हुई होगी, अगर हो गई है तो प्लीज देख लेना। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो नोट्स हैं मैं अभी क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो ये था कि क्लोरोफॉर्म का डायपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इवन ये तो पेपर में भी नहीं आएगा, ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो तीनों का रिजल्टेंट होगा वो नीचे की साइड लाई करेगा, है ना? यस मैम। तो म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि किस किस का डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके सेंट्रल मेटल के अराउंड जो जितने भी सेंट्रल मेटल के अराउंड जितने भी आपके साइड एटम्स हैं, अगर वो सेम है तो ध्यान रखना उन वाले मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होगा। या यू कैन ऑल्सो से जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3d एंड sp3d2, कंडीशन क्या है कि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम पे और साइड एटम शुड बी सेम। अगर ये वाला कंडीशन है, ये वाला सिनेरियो है, तो आप क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट उनका 0 होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और केस था जो बच्चे जनरली नहीं पढ़ते हैं बट ये होता है कि अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर हैं, या बॉन्ड पेयर 4 है लोन पेयर 2 है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है बच्चे? डायपोल मोमेंट 0 होता है। इसके मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिनोन डाइफ्लोराइड एंड जिनोन टेट्राफ्लोराइड। इसका होता है लीनियर होता है, ये लीनियर शेप होता है, ज्योमेट्री बोलूं तो TBP होती है, याद करके आए हो ये? इसका स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, लेकिन अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप बताना जरा। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर आपको बतानी हो या शेप बतानी हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? बताना मुझे। अंकुश आप नहीं बताओगे अगर पता है तो। हाँ बताना जरा।
ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है? ज्योमेट्री में लोन पेयर भी कंसीडर करते क्या बोल दिया बेटा? मेरे को तो सुनाई भी नहीं दिया। आपने 1 सेकंड बोल के अनम्यूट, खुद को म्यूट कर लिया। थोड़ा लाउड बोलो बेटा। हैं, ज्योमेट्री में लोन पेयर्स भी कंसीडर करते हैं। ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं। और शेप में नहीं करते। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला गीतांजलि ने, शाबाश। ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाला एटीट्यूड रहना चाहिए मेरी क्लास में सब लोगों का। आता है तो डंके की चोट पे बोलो, प्राउडली बोलो कि मैम ये ऐसा होगा। नहीं आता है तब भी बोला करो, ताकि मुझे पता चले कि गलती कहाँ कर रहे हो आप लोग। ठीक है। पूरा चैप्टर अगर हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो 15 से 20 लेक्चर का है ये, 15-20 घंटे का है ये। लेकिन अभी आपको पता है हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, इतना हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं एक चैप्टर पे। तो हम ये बेसिकली आपका क्रैश कोर्स टाइप चल रहा है, ताकि टाइप क्या, क्रैश कोर्स ही है, ताकि जो भी सारे मेजर टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आने होते हैं वो रिवाइज करवा सकूं आप लोगों को। तो जितना भी मैं केमिकल बॉन्डिंग करा रही हूँ, मेरे जो नोट्स हैं वो और जो क्वेश्चन हैं वो, अगर आपने वो कर लिए तो आपके 8 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। 8 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है। और कई बार तो एग्जामिनर का मन करे तो वो 3 क्वेश्चन भी डाल देता है इस चैप्टर से। ठीक है। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, वो भी 2 नंबर का है चैप्टर, ओ सॉरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो मैंने आपको ना हाइब्रिडाइजेशन पे आ गए थे हम, तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसको आप स्टीरिक नंबर भी बोलते हैं, तो मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, प्लस कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है बाय सिंगल बॉन्ड। अगर मोनोवेलेंट एटम है तो उसके लिए 1 ऐड होगा, और अगर डाईवेलेंट है उसके लिए, अगर ऑक्सीजन डाईवेलेंट है तो 2 होगा, ट्राईवेलेंट होगा तो 3 होंगे। ठीक है। अगर आपके मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ना कोई एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा, बट अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो -1 होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो +1 होगा। जैसे NH4 प्लस था, तो हाफ ऑफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 + 4, साइड एटम कितने हैं, 4 है ना, मोनोवेलेंट है। तो हाइड्रोजन का अगर एक एटम है तो 1, 4 के लिए +4, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स पे प्लस का चार्ज है तो आप इसको -1 करेंगे। एंड आपको पता चलेगा कि जो स्टीरिक नंबर है और हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, क्योंकि s की एक ही ऑर्बिटल होती है, p की 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा, और शेप भी सेम रहेगी। जब तक किसी भी मॉलिक्यूल पे लोन पेयर नहीं आ जाते हैं तब तक आप ज्योमेट्री एंड शेप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इन दैट केस ज्योमेट्री एंड शेप आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ ये शेप्स के बारे में बताया था और कहा था ये घर से पढ़ के आएंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग पढ़ के आए या नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो उसको बोलते हैं हम कि वो बेंट शेप का है। अगर आप इस लोन पेयर को छुपा लोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूं, अगर आप इन लोन पेयर को छुपा लोगे तो आपको ये वी शेप दिखेगा। वी शेप को ही बेंट शेप बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर मैं इसकी बात करूं SF4, हाँ इसके एग्जाम्पल्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटी के तो होने ही होने चाहिए। ठीक है। तो SF4 में क्या है, ज्योमेट्री तो इसकी TBP है अगर मैं लोन पेयर को इंक्लूड करती हूँ तो। लेकिन अगर मैं इन लोन पेयर को छुपा लेती हूँ तो ये सीसा, जैसे हमारा वो आपने सीसा झूला झूला होगा ना बचपन में, है ना, तो उसकी तरह इसकी शेप होती है। ठीक है। ऐसे ही आपका ClF3 है, देखने में तो ये TBP लग रहा है, लेकिन जब मैं इसके लोन पेयर को छुपा लूंगी, हाइड कर लूंगी, तो ये मुझे T शेप का दिखेगा। ठीक है। ऐसे ही आपका XgF4 है। ठीक है। डिस्टोर्टेड टेट्रा, हाँ डिस्टोर्टेड आप टेट्राहेड्रल शेप भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है। सॉरी, डिस्टोर्टेड ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अगर मैं बात करूं XgF4 की, तो अगर आप लोन पेयर को छुपा लेते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर दिखेगा आपको, दिखेगा कि स्क्वायर की तरह है और चारों बोन जो है वो प्लेन में है। बट अगर आप लोन पेयर को हाइड नहीं करते हैं, आप लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल जैसा है। तो कहीं पे लिख लो इसको, कहीं पे लिख लो, जो ज्योमेट्री होती है उसमें हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड लोन पेयर, और जो शेप होती है उसमें हम एक्सक्लूड करते हैं लोन पेयर को। तो ध्यान रखना, शेप में हम लोन पेयर को हाइड कर लेते हैं। ठीक है। ओके।
उसके बाद बच्चे यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको। बेसिकली ना ये मैंने यहाँ पे स्निपिंग क्यों करवाई है, क्योंकि इनमें ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर आपको ये SO2 दिख रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SO2 ना काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको SO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली अगर हम इसकी शेप देखें तो ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें इसकी जो शेप देखी गई है वो बेंड शेप और वी शेप देखी गई है। रीजन क्या बोला इन्होंने, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। द रीजन बीइंग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, सो द एंगल इज रिड्यूस टू 119.5 फ्रॉम 120। होना तो चाहिए, आपको पता है ट्रायगोनल प्लेनर में 120 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही है, इस वजह से Yes, इसका एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि ये क्या एक मेरे पास पेन नहीं है एक्स्ट्रा, नहीं तो मैं दिखा पाती। तो देखो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये क्या अंदर की साइड आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा एंगल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह Yes, से ma'am. एंगल 120 ना रह के 119.5 रह जाएगा। और ध्यान रखना बेंट शेप होता है, या आप बोल सकते हो वी शेप होता है। उसके बाद अगर मैं अमोनिया की बात करूं, वैसे तो आपको पता है ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री का एंगल होता है, बट क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, इसमें भी सेम फंडा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड जो है अंदर की तरफ आएंगे, और अगर अंदर की तरफ आएंगे एंगल जो होगा आपके जो टेट्राहेड्रल का एक्चुअल एंगल होता है उससे थोड़ा सा कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। ऐसी जो वोटर है, वोटर में तो दो Yes, ma'am. लोन पेयर हैं, और ज्यादा रिपल्शन होगा और बॉन्ड अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों दूर भागेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये अंदर की तरफ आएंगे, तो एंगल इससे 107 से भी कम चला जाएगा, 104.5। क्लियर है? उसके बाद SF4 क्या है बच्चा, SF4 है सीसा शेप, सीसा शेप, सीसो बोल दो सीसा बोल दो तुम्हारी मर्जी है, सीसो शेप। तो बेसिकली वैसे दिखने में क्या है, अभी देखो ना बच्चे गायब, कुछ समझ नहीं आते, आप लोग सीरियस नहीं हो क्या? 9 बच्चे आएंगे, पता नहीं अपने अटेंडेंस लगाने आ जाते, क्या करना आता है मेरे को नहीं समझ में आता है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। ठीक है, SF4 की बच्चे ज्योमेट्री क्या है, बताना एक बार, ज्योमेट्री क्या है इसकी, SF4 की, जल्दी बताओ, जल्दी। मैम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। TBP है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है। तो ध्यान रखना है बाइपिरामिडल। बच्चे, वो ये होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये तो जो ये लंबे वाले बॉन्ड होते हैं इनको आप बोलते हो एक्सियल बॉन्ड्स, और जो ये 3 वाले बॉन्ड होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, इक्वेटोरियल। लिख लो इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इवन यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन एक्सियल बोन्स, और एक्सियल बोन्स को ब्रेक करना ज्यादा हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि बोन लंबे होते हैं, जो ज्यादा लंबे होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, हाँ, और आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, जब आप लोन पेयर रख रहे हैं, अगर आप लोन पेयर, क्योंकि बेसिकली वेस्पर थ्योरी, VCPR थ्योरी ने क्या बोला था कि जो भी किसी मॉलिक्यूल की शेप है ऐसी अपनी मर्जी से नहीं है, किसी की ट्रायगोनल बाय पिरामिडल या ट्रायगोनल पिरामिडल, कुछ सोच समझ के उनकी वो शेप रखी गई है, ताकि, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू VCPR थ्योरी, तो लोन पेयर को आपको ट्राई करना है थोड़ा सा मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप ट्राई करेंगे कि लोन पेयर को आप इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे रखेंगे, ना कि एक्सियल बॉन्ड्स पे रखेंगे। तो देखो इसमें जो है, एक तो इस पे बनाया हुआ है, एक्सियल पे रखा हुआ है, और एक इक्विटोरियल पे रखा हुआ है। होगा क्या, क्योंकि जब एक्सियल पे आप रखोगे बच्चे, तो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, लेकिन अगर आप इक्विटोरियल बॉन्ड पे रखते हैं तो 2 बॉन्ड पे लोन पे रिपल्शन होगा। समझे क्या बोला मैंने? फिर से बोलूं, अगर आप इक्विटोरियल पे रख रहे हो तो ये सिर्फ 2 एक्सियल बॉन्ड से रिपल्शन होगा, लेकिन अब जब आप एक्सियल पे रखोगे तो ये वाला बॉन्ड भी रिपल्शन करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी। 3 इक्विटोरियल बॉन्ड जो है के बीच में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। समझ में आया? और जो ये मैंने कहानी बोली है वो सारी एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है सभी को? यस मैम। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ClF3? वही ClF3 में क्या है बच्चे, 2 लोन पेयर हैं, तो आपको देखो 3 शेप बना के दे रखी है, और यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है। आपको ClF3 के 4 स्ट्रक्चर बना के दे रखे थे नीट में, 1 2 3 4 करके, और आपसे पूछा था बताओ भैया कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पे लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे वही ज्यादा स्टेबल होगा।
ठीक है, ए वाला मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, बी और सी नहीं होंगे, सी वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, चाहे वो ऑर्डर पूछे चाहे वो पर्टिकुलर किसी केस का पूछे, तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बी, देन सी। क्लियर है? इन चीजों को लिखा करो अपनी बुक में, पेपर एनसीईआरटी में से ही बनता है, बट हमें क्या होता है, हम लोग इनको पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इनको पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमें एक एक चीज पकड़नी है और देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आगे चलूं? यस मैम। हाँ जी, और एक बेंट Yes, रूल ma'am. का भी ध्यान रखना। बेंट रूल क्या कहता है? बेसिकली टीबीपी ज्योमेट्री में ही बेंट रूल लगता है। बेंट रूल ये कहता है कि एक्सियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही रखने हैं, ठीक है, ये बेंट रूल था, उसने ये दिया, अपना पोस्टुलेट दिया, कि हालांकि इसके पीछे कंसेप्ट भी है लेकिन वो हमें नहीं जानना है, वो हायर क्लास में आता है। अब सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि बेंट रूल ये कहता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस बहुत सारे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एमओटी करेंगे, देन खत्म करेंगे। चलो अभी आपको कुछ नहीं करना, बस हैंड रेस करना और चुप होके मत बैठना मेरी क्लास में, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को, मेरी क्लास में चुप मत बैठना। H3O पॉजिटिव की इधर देखो, हाफ ऑफ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, यस मैम। है ना, तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। हाँ मैम। 6 + 3 -1, तो 9 - 1 8/2 4, ठीक है। ओके मैम। गलत बना दिया क्या मैंने? मैम पिरामिडल शेप बनेगी ना? हाँ पिरामिडल शेप बनेगी इसकी। नहीं एक सेकंड रुको ना, ऑक्सीजन के तो 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है ना, ये देखो अंकुश क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो जो ये 4 है ना बनाने, तो देखो 3 तो बॉन्ड बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ यस पे मैम। प्लस आने की वजह से क्या है, वो लोन पेयर कहीं हट गया है, मतलब प्लस आने का मतलब क्या है, वो लोन पेयर गायब हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके मैम। क्योंकि यहाँ पे लोन हाँ पेयर तो मैम। लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है, ओके मैम। ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था ये, सही है तुमने पूछ लिया मुझसे। चलो अभी तुम बच्चे क्या करोगे, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन एंड हैंड रेस करना। किसने किया? हाँ जी वीना ने किया, हाँ बताओ वीना। NO2 नेगेटिव एंड NO2+ एंड NH4 पॉजिटिव, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इनकी? मैम sp2, किसकी sp2 बेटा? मैम NO2 NO2 नेगेटिव, माइनस, हाँ नेगेटिव। यही आई है क्या, एक बार देखना। हाँ बोलो साक्षी। यस मैम। बच्चे ध्यान रखना, मोनोवेलेंट को ही काउंट करना है, ठीक है, डाईवेलेंट को काउंट नहीं करना, ऑक्सीजन डाईवेलेंट है, ठीक है। चलो अब इसका बताओ, SF4 का आपको कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बस। NO2+ की तो sp होती है, हमने अभी देखा, NH4+ की sp3 होती है ना, आपको चेक करना है SF4 एंड IF5, करना एक बारी जल्दी SF4 और SF5 की। एंड अंकुश उसकी जो हाइड्रोनियम आयन है ना, उसकी यही रहेगी शेप, H लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, और ये रहेगी डायगोनल पिरामिडल, ठीक है, इसको कर लेना ठीक।
बच्चे कुमकुम देखो, मोनोवेलेंट क्या होता है, जो एक ही बॉन्ड बनाता है। डाइवेलेंट क्या होता है, जो दो बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है बच्चे, दो बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन जितने भी, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे आपके हेलोजन्स हो, वो मोनोवेलेंट एटम होते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, मोनोवेलेंट एटम को ही काउंट करते हैं, डाइवेलेंट एटम को नहीं काउंट करते। और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर भावना नहीं बताती तो। ठीक है, तो ये मेरे माइंड से मुझे नहीं पता कैसे स्किप हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, मोनोवेलेंट जो एक ही बॉन्ड बनाता है वही आपको काउंट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखना। SF4 में क्या होगा, हाफ ऑफ, हाँ, हाफ ऑफ मैम 6 प्लस, sp3d। हाँ 6 + 4 10/2 sp3d होगी इसकी। और IF5 की कैसे निकालोगे बेटा, हाफ ऑफ 7 + 5 12/2 क्या होता है, 6 होता है ना, तो sp3d2। यस मैम। 7 + 5/2, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम है, ध्यान से देखो। ठीक है, और आयोडीन ग्रुप 17 का है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 + 5/2 जो होगा 6, विच इज sp3d2। कर लोगे, समझे। अब आप कहोगे मैम यस ये तो मैम। आया ही नहीं, कोई बात नहीं आया, ये हम वैसे भी उसमें पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको कि बच्चा sp3d2 लगा के आता है d2sp3, तो ध्यान रखना sp3d2 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। p ब्लॉक में sp3d2 होता है, d2sp3। हाँ अंकुश क्या हुआ, हाँ इनर ऑर्बिटल अगर यूज होती है तब d2sp3 आप यूज यस मैम। करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे d के कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, dx² -y² dz²। ठीक है, और ट्रायगोनल पिरामिडल में dz² यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है ये, समझे कि कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज होती हैं। अगर मैं बात करूं sp3 की, तो s ऑर्बिटल px py pz ये यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी स्क्वायर प्लेनर sp2d की, तो उसमें जो डी यूज होता है वो होता है dx² -y²। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन का बच्चे ये होगा स्ट्रक्चर, उस क्योंकि आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, राइट। तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या, एक लोन पेयर तो रहेगा रहेगा। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाए, इसलिए उसके ऊपर क्या आया बच्चा, पॉजिटिव चार्ज आया। तो ध्यान रखना H3O पॉजिटिव रहेगा, और इसकी क्या रहेगी ज्योमेट्री। कैसे काउंट करते हो हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को आप काउंट करते हो, तो 1 2 3 4 sp3 रहेगी। ठीक है, चलू यस आगे, मैम। चलो हाँ मैम। ओके, आगे चलो। वो तो करूंगी बेटा, करूंगी, टेंशन ना लो। विच अमंग द फ्लोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, अब आपको ये बताना है कि इन सब में से अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। BF4 नेगेटिव, ये आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका ये वाला हो जाए आप नेक्स्ट वाला ट्राई कर सकते हैं। BF4 नेगेटिव है ये, XGF4 है, SF4 है एंड SiF4 है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो इनका एंड इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, तभी आपको पता चलेगा कि किस केस में बॉन्ड लेंथ सेम है और किस केस में बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। जल्दी कीजिए, फास्ट, अपनी नोटबुक में बनाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इन क्वेश्चंस पे। इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया क्वेश्चंस। बताओ, कर लिया। XGF4 क्या है, प्लेनर है, मतलब सारे बॉन्ड क्या है, प्लेन में 90 डिग्री एंगल है ना, सारों की बॉन्ड लेंथ सेम है। BF4 नेगेटिव क्या है बच्चा, टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल में सारे एंगल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, BF की सेम होगी। SiF4 क्या है, टेट्राहेड्रल है, फिर से सारे की सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। बचा कौन सा हमारा, SF4। क्या होता है ये, TBP होता है। ध्यान रखना, TBP वाले के केस में ही बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। अभी तो बोला एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल, समझ रहे हो। तो TBP वाला ही केस होता है जिसमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होती है, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। समझे कि नहीं समझे। यस मैम।
I3 नेगेटिव, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 नेगेटिव, या तो ऐसे पूछेंगे या ये पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, या तो वो ये पूछेगा एग्जामिनर कि सेंट्रल एटम मेटल एटम पे कितने लोन पेयर है, या वो पूछेगा कि पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है। अभी वो क्या पूछ रहा है कि पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चे I3 नेगेटिव का, तो इसमें ध्यान रखना, इसको आप लिखोगे I2 नेगेटिव करके लिखोगे, अदरवाइज फंस जाओगे, पता ही नहीं चलेगा निकालना कैसे है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी करो। हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस आयोडीन क्या है, मोनोवेलेंट 2 माइनस के नाम का +1, तो 7 + 2 इज 9 + 1 10, 10/2 बच्चे 5। sp3d रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसा। समझे? अब ये I तो क्या है, सेंट्रल एटम, और इसका ये क्या है, साइड एटम, तो लगा दो। 3 लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर को हम हमेशा कहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे। तो इसकी ज्योमेट्री तो TBP है, बट शेप क्या है बच्चे, लीनियर है। और अब मुझे जल्दी से काउंट करके बता दो पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं। 3 तो यही हो गए सेंट्रल एटम पे, बाकी ये भी हैं 1 2, देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो 3 ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए, 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक बार इसको देखो दोबारा से, क्वेश्चन को खुद से करके देखो, समझ में आएगा। खुद से करो, अगर मेरे वाला नहीं समझ में आया तो। मैम कर लिया। हाँ जी, बाकी सब भी कुछ नहीं करना, जो आपका स्टीरिक नंबर आएगा, देखो जितने साइड एटम होंगे ना उतने बॉन्ड बनेंगे, और जो बाकी बच जाएंगे वो सारे लोन पेयर में लगा देना, बस खत्म कहानी। हो गया सबका? अंकुश का हुआ है क्या बाकी सब? यस मैम। हो गया भावना? यस मैम। वेरी गुड। भावना, ये आपकी फर्स्ट क्लास है ना बेटा? यस मैम। अभी से रेगुलर रहना, जी मैम। ठीक है? चल, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 करेंगे जब भी मिलेंगे, हम ट्यूसडे को मिलेंगे ना, ग्रुप नंबर 13 करेंगे। अभी केमिकल बॉन्डिंग फिनिश करते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? आपको क्या करना है, चारों में से आपको ये बताना है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो किस केस में शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों चेंज होंगे। आपको मैं सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी करो। वैसे तो 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में ही करना है आपको ये क्वेश्चन, नीट में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है ना? तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन सोल्व, जल्दी करो। कौन से वाले केस में शेप, और ध्यान रखना दोनों ही चेंज होने चाहिए, एक चेंज होगा तो गड़बड़। अभी अंकुश ने जो पूछा था ये देखो यहाँ पे आ गया, यस मैम। अंकुश ही बताएगा फिर तो ये वाला क्वेश्चन। ओके मैम। करो अंकुश, ट्राई करो, बाकी सब भी करो, नोट्स में अभी भेज दूंगी। करो बेटा। मैम सेकेंड ही ऑप्शन होगा क्या? बेटा शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में चेंज होना चाहिए, दोनों में। ऐसा नहीं कि शेप में चेंज है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, वो वाला आंसर नहीं होगा। वोटर का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, अंकुश? वोटर का हाइब्रिडाइजेशन बताना। फिर चुप हो गए सारे। sp3, वेरी गुड। और H3O पॉजिटिव का भी कितना होगा? sp3 अभी सिखाया ना मैंने।
यस मैम। तो दोनों का शेप तो दोनों की अलग होगी बट हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ऑप्शन 2 विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये बताओ मुझे। इसमें भी यही सेम फंडा है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन यस सेम है। मैम। BF3 का भी, BF3 में क्या है, sp2 है, और BF4 में क्या है, sp3। इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी प्लेनर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट। ठीक है, यस मैम। और इसमें क्या सीन है, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, C2H6 में कैसे होता है, कैसे बनाते हो C2H6, इथेन है ना, तो CH3 ये दोनों भी क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, इसमें ही शेप और हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा व्हेन यू गो फ्रॉम BF3 टू BF4 नेगेटिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन BF3, NH3, PF3 एंड I3 नेगेटिव। सबकी पहले तो शेप बनाओ, ये सिंपल एक काम करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो और सबका बॉन्ड एंगल देख लो कि किसमें सबसे ज्यादा रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें मिलते हैं 30 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी हो तो शुरू, मैं मन मन में काउंट कर रही हूँ, और जिसका हो जाए 30 सेकेंड से पहले वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करेगा। हो गए भाई, 30 सेकेंड हो गया। अरे BF3 क्या है, sp2 है, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं बेटा, मैंने कहा था करके आना है NCERT का। sp2 120 डिग्री, NH3 107.5 डिग्री एंगल, PF3 क्या है, ये PF3 पिरामिडल है क्या, इसका ही तो भाई है ये अमोनिया का। यस मैम। और ये I3 नेगेटिव में 180, तो सबसे ज्यादा I3 नेगेटिव का होगा, I3 फिर का, BF3 का होगा, एंड देन इन दोनों का सेम NH3 होगा। एंड देन PF। नहीं, इसका भी अलग होगा, एक मिनट रुको, नहीं नहीं, इसका डिफरेंट होगा, कंसेप्ट आ गया इसके पीछे, देखो ध्यान से। NH3 और सही है, मेरे को ध्यान आ गया। देखो NH3 और PF3 का बच्चे शेप तो सेम रहेगा, पिरामिडल रहेगा, लेकिन आप लोग इसको कैसे बताएंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो ध्यान दो, इधर देखो, आपको क्या दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऐसे केस में फंस जाओ जहां पे आपको लग रहा है कि सेम सेम है, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करा करो। इसमें देखना क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो ये सारे अपने पास पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को अगर अपने पास पकड़ के रखेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि इन केस ऑफ PF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपस में दूर दूर ही रहेंगे, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा एंगल I3 नेगेटिव का, फिर BF3 का, फिर NH3 का, एंड देन PF3 का। लिख लो यहाँ पे, I3 नेगेटिव, BF3, NH3 एंड लास्ट में PF3। NH3 एंड PF3 को आपने किस बेसिस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतना ही एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या पकड़ के रखेगा, अपने पास पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से एंगल खुल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, पल्ले पड़ी बात, नहीं पड़ी क्या। What about next question? In which of the following pairs the two species are isostructural? Sorry. The two species are not isostructural. What do you mean by isostructural? सेम स्ट्रक्चर। आपको चेक करना है कि इनमें से किसका सेम स्ट्रक्चर नहीं है। कर लोगे ये क्वेश्चन, दे दूं होमवर्क? यस मैम। हाँ जी, बाकी भी तो बोल दो, बाकी बच्चे भी हैं, 11 बच्चे हैं, थोड़ा चैट बॉक्स में बात कर लो अपनी मैम से, पता लगेगा कि अरे सुन रहे हो, कहीं लगा कि कॉलेज से आए हो सो गए। कॉलेज गोइंग हो क्या आप लोग सारे के सारे? नो मैम। द ग्रुप ऑफ, तो आप कहीं से कोचिंग वोचिंग ले रहे हो क्या, आई मीन या अवंती, हमारे मतलब जैसे केमिस्ट्री अवंती से ही अपनी क्लासेस ले रहे हो, ऐसा कुछ?
मैम मैं तो अवंती से ले रही हूँ। अच्छा साक्षी, तुम्हारे मार्क्स कितने थे बेटा अभी 2022 में? मैम मार्क्स कम थे 46 केमिस्ट्री में। अच्छा ओवरऑल कितने थे तुम्हारे 720 में से? मैम परसेंटेज तो पता है, बाकी सब्जेक्ट वाइज पता है। और टोटल परसेंटेज 44 पॉइंट समथिंग थी मैम। ओहो कम थी बेटा काफी, 99 पॉइंट समथिंग चाहिए। यस चलो मैम। कोई बात नहीं, आगे देखो, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप, ये भी कर लोगे, इजी है, आपको कुछ नहीं करना, बना के देखना है और देखना है कि शेप किसकी होगी। ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं, ClF3, BF3, PCl3, ये वाले नहीं करवा रखे। इनकी एक बार निकाल के बताना बच्चे क्या होगा। XeO2Ft की निकाल के बताओ, F2 सॉरी, XeO3 की निकाल के दिखाइए एंड XeF3+, इनके हाइब्रिडाइजेशन बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? वेरी गुड। इसकी? यही आई है सबकी? यस मैम। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लोगे ना इसका, sp3 है, टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन 3 बॉन्ड है ना इस तरह से, तो एक लोन पेयर आ जाएगा, मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा। ऐसी इसकी कैसे बनाओगे, sp3dt है, मैं dt क्यों बोल रही हूँ बार बार, sp3d है, ठीक है। और मोस्ट EDT। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखना है आपको, किस पे, उस पे, और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ऐसा ही है ना? यस मैम। ये बन जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 फ्लोरीन होंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा। यस मैम, नहीं 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन और एक लोन पेयर, क्योंकि 4 तो ये बना लेंगे और एक लोन पेयर रह जाएगा। ऐसी F3 का बना लेना, ठीक है। ठीक है हाँ, मैम। उसके बाद बच्चे एक नई चीज है, नई तो क्या ही है, पता नहीं तुमने पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है, इंपॉर्टेंट आजकल पेपर में आने लग गया है, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। अभी हम, अगर मैं बोलूं कि अभी जितनी भी मैं पहले बात करी थी वो सारे गैसियस स्टेट में बात करी थी, दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स, जब दूर दूर थे तो हम मस्त मजे से उनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे। बट अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आऊं, तो अपने आप को वो स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं मान लो PCl5 के मॉलिक्यूल्स को पास पास ले लूं, अगर मैं बात करूं PCl5 के क्रिस्टल लैटिस की, तो मैं लैटिस में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सारे मॉलिक्यूल पास पास होंगे। तो ये क्या ट्राई करेगा PCl5, क्योंकि इसको दिख रहा है कि अगर ये sp3d में रहता है तो इसके जो बोन्स हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, है ना। तो ये क्या करता है बच्चे, सॉलिड स्टेट में अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है, सो डेट उसको थोड़ी सी सिमेट्री मिल जाए, सो डेट वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। तो ये क्या करता है, वैसे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे sp3d है इन गैसियस स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये क्या करता है, सॉलिड स्टेट में ये क्या करता है, एक Cl को देखो, ऐसा तो नहीं है ना एक ही PCl5 के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे PCl5 के होंगे, तो एक Cl को एक्सेप्ट कर लेता है और एक Cl को लूज कर देता है। तो मान लो इसने PCl5 में से एक Cl को लूज किया तो PCl4+ बन गया, और उसने उसी Cl को एक्सेप्ट किया और क्या बन गया बच्चा, PCl6 नेगेटिव बन गया। तो ध्यान रखना सॉलिड स्टेट में ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, PCl4+, PCl6 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही PBr5 है, इसकी भी sp3d होगी, है ना। तो ये किस में एग्जिस्ट करता है बच्चा, PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। XeF6 में क्या होता है, XeF5 पॉजिटिव और F नेगेटिव में होता है। N2O5 में क्या होता है बच्चा, NO2+ एंड NO3 नेगेटिव में होता है। एंड Cl2O6 में क्या होता है बच्चा, ClO2 पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव।
तो आपको ना जितने भी मैंने ये 6 कितने लिखवाए हैं, 5 लिखवाए हैं, बस आपको ये 5 ही याद रखने हैं। अगर पेपर में आया तो यहीं से ही आएगा। और आपको बच्चे सबकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, सबकी, XZF6 की, N2O5 की, Cl2O6 की, PBr4 पॉजिटिव, XZF5 पॉजिटिव, NO2 प्लस, ClO2 प्लस, ClO4 नेगेटिव। निकाल सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन? निकालोगे? दो टाइम बताओ, बताओ बेटा। यस मैम, निकालते हैं। हाँ निकालो। निकालो निकालो। मैम N2O5 sp2। वेरी गुड। इसका क्या करो, स्ट्रक्चर बना लिया करो। मैं तो, मेरे को तो स्ट्रक्चर याद है इनके, Cl2O6 के। ज्यादा फायदे में रहोगे। और बस लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लिया करो, पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते हम हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो ये तो है। बाकी आप इनको भी काउंट कर लो। NO2 प्लस की तो तुम्हें पता है sp होती है, एंड NO3 नेगेटिव की क्या हो जाएगी, 5 + 1 6/2 sp2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। NO3। यस मैम। NO3 नेगेटिव की, एंड XCF5 प्लस की हाफ ऑफ 8 + 5 कितना हो जाएगा, 14, नहीं 4 कितना हो जाएगा, 13 - 12, 12/2 क्या हो जाएगा, 6, तो 6। sp3d2 हो जाएगी। ऐसे आप बाकी सबकी भी देखो निकाल सकते हो, कर लोगे। यस मैम। इस टेबल को तुम भी फिल करोगे घर पे बैठ के, ठीक है। ओके, MOT का क्या ख्याल है, MOT, MOT। अच्छा ये मैंने गलती से दे दिया क्या, एक मिनट रुकना, इस पेज को डिलीट करना था मैंने। हाँ, तो देखो MOT में ना, जो आपके बुक में, NCERT में जो बड़ी बड़ी रामायण कहानी बोल दो, महाभारत बोल दो, जो लिखा हुआ है ना, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि हमें पेपर में क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हमारा मेन एजेंडा क्या है, जो हमने नया बैच स्टार्ट किया है ये वाला, हमारा मेन एजेंडा क्या है कि हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखता है MOT से, जो कि दिखेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन से दिखेगा, एक MOT से दिखेगा, ठीक है। तो हम उसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो बताओ क्या फायदा है कि क्वेश्चन को सोल्व करना है या NCERT की लाइंस पढ़नी है। क्वेश्चन सोल्व। क्योंकि जब हम बेटा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमें किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड। ये हमेशा लाइफ में ध्यान रखना मेरी बात। आप लाइफ में ना कहीं भी चले जाओ, अभी क्या आपको लगता है नीट का पेपर देने के बाद आप क्या लाइफ में कोई एग्जाम नहीं दोगे, क्या दोगे। तो इवन जब आप अपने, सपोज आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या बोर्ड्स के लिए पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो। आप क्या करते हो, PYQs करते हो, है ना। आप ये सोचते हो कि पूरा साल हमने पढ़ लिया है, अभी हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करना है, फालतू की लाइंस हमें नहीं रटनी है, ठीक है। तो सेम ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो अभी MOT में ना कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, बस वो ध्यान से देखना। ये जो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर आपको ये आ गया ना, 4 नंबर पक्का, पक्का से पक्का है आपके 4 नंबर। एक ये वाली स्लाइड, और एक ये, 3 स्लाइड्स हैं बस। 3 स्लाइड्स में जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठना। 10 मिनट में आप सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो MOT बेसिकली, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मैं दे देती हूँ। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर एनर्जी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टू फॉर्म इक्वल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल दिया मैंने, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं बच्चे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास HH के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये तो मैंने मॉलिक्यूल बना दिया, एक सेकेंड रुको,
एक बार डेली लाइफ एग्जांपल भी देती हूँ। ये एच के एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब ये कंबाइन होंगे तो बच्चे मॉलिक्यूल बनेगा। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है कितने हैं, 2, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से होती है वो, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग। अगर सिग्मा है तो उसका भाई सिग्मा स्टार भी होगा, अगर कहीं पाई है तो उसका भाई पाई स्टार भी होगा। ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसे, है ना, इसका जो यूज है ऑर्गेनिक में हम करते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 अंडे हैं, ध्यान से सुनना, दोनों अंडे को एटम मान लो। अभी दोनों अंडों की अपनी इंडिविजुअलिटी है, मतलब अपनी अपनी खासियत है, उसकी कुछ अलग शेप, मतलब उसकी अपने एक अंडे की अलग शेप है, उसकी अलग शेप है ना। अभी दोनों में कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, दोनों की अपनी अपनी एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करोगे, ऑमलेट अगर आप बनाते हो तो दोनों अंडों को डालते हो फ्राई पैन में, तो क्या होते हैं, जो पहले अलग अलग थे अब वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होता है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग थे, अभी क्या हुआ है, वो दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। जो पहले उनके पास एनर्जी थी वो लूज कर दी। समझ रहे हो मेरी बात बच्चे। तो ये एमओटी में आप ये पढ़ते हो, कोई नहीं बोलेगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं ही पागलों की तरह बोली जा रही हूँ। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी होंगी कंबाइन उतनी ही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो अगर 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा स्टार। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर दिया। उसके बाद बच्चे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। जो आपके बुक में जो ये बड़े बड़े डायग्राम बने हुए हैं वो हमें नहीं करना, उससे हमें लेने देना नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं करते उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ वो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, डिवाइड बाय 2, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तीसरी बात बच्चे आपको ये ध्यान रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और उतनी ही कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। ये जल्दी से 3 पॉइंट अभी के अभी याद करो जल्दी। जैसे अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर याद है, नाइट्रोजन का, है ना। तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। हो गया लर्न, चलूं आगे। यस मैम। ओके, उसके बाद ना ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 14 से ज्यादा है, मतलब 15, 16, 17 है, तो उसके लिए आप ये जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये फॉलो करते हैं। जैसे O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8, तो 8 2 16, ऐसे 9 2 18, 14 से ज्यादा है ना, तो ये आप ध्यान रखते हैं, ये वाला ध्यान में रखना है। सिग्मा 1s, देखो मैं कैसे याद करती हूँ, मैं आपको वैसे सिखाती हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये तो सब में सेम रहेगा, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो या लेस देन 14 हो। लोचा जो आता है वो यहाँ पे आता है सिग्मा 2pz में। तो ऐसे क्या करोगे, याद कैसे करोगे, O2, ओहो ऑक्सीजन आ गया, सिग्मा 2pz पहले आ गया, याद करने का तरीका है, ओ सिग्मा 2pz पहले आ गया। समझ रहे हो, ऐसे करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारी कोई ट्रिक है तो तुम देख लेना। ओ ऑक्सीजन जो है आ गया, ओ सिग्मा 2pz पहले आ गया, तो सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर सारे एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन जो होंगे 14 होंगे या 14 से कम होंगे, जैसे लिथियम हो गया, Be2 हो गया, B2C2N2 हो गया, तो उसमें क्या करोगे, 2s तक सेम चलेगा। O2 वाले में क्या था, ओ सिग्मा 2pz पहले आ गया, लेकिन इसमें वो O नहीं है, तो ध्यान रखना, पाई 2px, पाई 2py पहले आएगा, सिग्मा 2pz एंड देन बाकी सारा बाद में। क्या ये तुम्हें समझ में आया? यस मैम। और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, सिग्मा में 2, मैं जस्ट रफली फिलअप करके दिखा रही हूँ, 2 2 2, ठीक है। और पाई 2px, अब इन दोनों की सेम एनर्जी है, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ने क्या कहा था, बताना जरा, हुन्स रूल ने क्या कहा था कि हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक एक भरोगे, फिर सेकंड आएगा, सिग्मा में 2, फिर 1 1,
फिर 2 2 देन 2, ऐसे करना होता है। रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, अगर ये याद नहीं है फिर भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद है बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको मान लो 3-4 मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपको ये बोलें कि बता दो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कितनी है, तो आप लोग क्या चेक करेंगे? ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बोलूं, क्योंकि बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, एनर्जी कम, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, रिपल्शन होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिक नेचर? अंकुश हो क्या यहाँ पे? ओके, मैग्नेटिक नेचर का क्या ख्याल है? मैग्नेटिक नेचर क्या होता है कि आपको बताना है कि आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो देखो, याद करने का तरीका है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके इवन है, ध्यान से सुन लो सारे, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके इवन है तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड हैं और 10 और 16 है तो मॉलिक्यूल जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा। फिर से बोलूं, ट्रिक है ये, ध्यान रखना, YouTube पे मिल जाएगी, मैंने भी वहीं से ही देखा था जब मैंने पढ़ा था। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड है और उसके साथ 10 और 16 भी है, मतलब अगर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। हुआ क्लियर? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ओके, राधिका इज बैक। Yes. उसके बाद है बच्चे, मान लो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दिए जाएं और आपको पता लगाना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो एक काम करना, बीच में 14G को लिख लेना, 14 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 14 को बीच में ले लेना और एक एक बढ़ाते जाना, 14 से 20 और 14 से 8, ऐसे लिख लेना, 14 से 20 राइट हैंड साइड, 14 से 8 लेफ्ट हैंड साइड। और ध्यान रखना, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। समझ में आ रहा है? जिनमें, अगर मैं N2 की बात करूं, एग्जांपल N2, बेशक आप करके देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ठीक है, तो जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बाकी में क्या करना है आपको, 2.2.5 0.5 कम करते जाओ। देखो ऐसे 1.5 1.0 0.5 0, ऐसे यहाँ पे 2.0 1.5 1.0 0.5 0। ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। क्या है बच्चा, ये बॉन्ड ऑर्डर है ये सारा। समझे? ट्रिक समझे क्या? यस मैम। बाकी भावना, साक्षी, मेघा, प्रेरणा, मोनिका, अरे यार तुम Yes, लोग भी ma'am. बोलो बोलो। Yes, अगर yes, मान लो ma'am. बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आपका वो है हीलियम हो गया, हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आता है। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है बच्चे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे कि CO प्लस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं है, 3.5 रहता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन है, इसको लर्न करो। कर लिया? CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, होना तो चाहिए अकॉर्डिंग टू आर ट्रिक 2.5, बट ये एक्सेप्शन है, 3.5 होता है, पैरा होगा। अगर ये चारों स्लाइड समझ में आ गई हैं, अब सारे आप क्वेश्चन कर लोगे। करें? जल्दी बोलो। तुम लोग चुप क्यों बैठते हो यार, हर क्लास में ऐसे ही करते हो। चलो शुरू करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन। Yes. इसमें कितने होंगे? 17। इसमें कितने होंगे? 18। इसमें कितने होंगे? 15। जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे, किसमें कितना होगा? 15 में कितना होगा? देखो टेबल को जाओ, 15 में है 2.5, 16 में कितना होगा? 0.5 और कम कर दो, 2.0 है ना। उसके बाद 17 में कितना होगा? 1.5,
18 में कितना होगा 1.0, तो बॉन्ड ऑर्डर लग जाएगा, ऑर्डर लगा दोगे, Yes. और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दोगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो एक सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर लिखने से हमारे इतने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, ऐसे ही आते हैं पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, समझे कि क्या करवा रही हूँ, या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? यस मैम। चलो ठीक है, ओके। आगे देखो बेटा, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 नेगेटिव, जब आप O2 से O नेगेटिव पे जाएंगे, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। ये हैंड रेस करके बताओगे। जब आप O2 से O नेगेटिव में जाओगे तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, या पाई 2px, या पाई 2py? जल्दी बताओ। इसके लिए ये टेबल काम में आएगी जो ये मैंने बनवाई है ना, यहाँ पे फिल करके देखो और देखो कि कितना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आएगा। मैं तो O2 की वैसे ही याद रखती हूँ, मुझे O2 में याद रहता है कि लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, तुम्हें भी याद होना चाहिए। बस 5 मिनट और लूंगी तुम्हारे, खत्म फिर केमिकल बॉन्डिंग। यार देखो ऐसे पता है बहुत गंदा लगता है बेटा, अगर आप एक टीचर इतना एफर्ट लगा रहा है तुम लोगों पे और तुम लोग चुप हो। तुम खुद सोचो, क्या टीचर को अच्छा लगेगा? तुम खुद सोचो। अगर आप ऑफलाइन क्लास, अगर आप कॉलेज भी जाते हो या आप कहीं भी पढ़ते हो, स्कूल में भी पढ़े थे अपने 12th में, तो अगर आप एक बार बताओ, टीचर ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा है, वो कुछ पूछे जा रहा है, आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हो चुपचाप, तो टीचर कितना डांट मारता है आप लोगों को, है ना? तो प्लीज अब ये मत सोचो कि मैम ऑनलाइन क्लास है हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैम को तो दिख भी नहीं रहा। ओके, वीना इज सेइंग सी, सबका सी है क्या? यस मैम। देखो O2 में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें आते हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। तो O2 नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो वो भी पाई स्टार में ही आएगा। क्लियर है बेटा? तो सी ऑप्शन वेरी गुड। अब हुआ ना, अब हुई ना बात, आप बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड टू डायमैग्नेटिक? मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैम आ गया। आपको ये बताना है, जब आप इन सब में कन्वर्जन होगा तो पैरामैग्नेटिक से कौन डायमैग्नेटिक होगा और बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, आपको बस ये बताना है। ट्राई करो और फिर ये वाला ट्राई करना, नीचे वाला, दोनों ही बहुत इजी हैं, करो जल्दी। ध्यान रखना दोनों चीजें देखनी, एक मत देख लेना। बॉन्ड ऑर्डर भी होना चाहिए और पैरा से डाया भी होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए उसमें। देखना एक बारी बेटा क्या होगा, क्या ऑप्शन आएगा ABCD में से? बी होगा, मुझे तो नहीं लग रहा। एंटी बॉन्डिंग में तो जाने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है बेटा। एंटी बॉन्डिंग में से ध्यान रखना, जब आप इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग में डालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है ना? क्योंकि स्टेबिलिटी कम होती है, एंड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बी तो नहीं आएगा किसी भी हाल में। A में से बताओ। डी। क्या डी? यस एक बार करके देख, डी बोला ना? मैम। चलो डी देख लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन? 7, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें होंगे 14। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो 15 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे आई थिंक आएगा आपका हाँ ठीक है। देखो अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन की लिखते हो, देखो यहाँ पे देखते हैं हम, आप ये छोड़ो, हम यहीं पे लिखते हैं 15 यानी कि 14 से ज्यादा है, तो 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस मैम। 15। लेकिन अभी हमने क्या किया, NO+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, यानी कि 0, और सारे देखो सारे के सारे पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन।
तो डायामैग्नेटिक होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है। और एंटी बॉन्डिंग में देखो, एंटी बॉन्डिंग में जब डलता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम, और एंटी बॉन्डिंग से निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। ये लिख लो कहीं पे, बहुत काम की चीज है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चा डी ही आएगा। वेरी गुड कुमकुम, प्राउड ऑफ यू बेटा। इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाईऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोहर मैग्नेटोन इट मे बी। आपको ये बताना है कि किस केस में 1.73 बोहर मैग्नेटोन होगा। आपको बस ये चेक करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें 1 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें 1 होगा। क्योंकि कैसे निकालते हो बच्चे आप, म्यू इनटू डायपोल, क्या बोलते हैं इसको, डायपोल मोमेंट ना, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो भी आएगा 1.73। तो आप देखो ना किसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो बेटा एक बार। मैम अभी जो आपने बात बोली थी मैम, एक बार लिखवा दोगे मैम, एंटी बॉन्डिंग के केस में बॉन्ड ऑर्डर? लिखो लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन गोज टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, if an electron goes to anti-bonding orbital, bond order decrease. और if an electron goes to bonding orbital, ये तब की है जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्जन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो कैसे होगा, उसके लिए बता रही हूँ। इफ इलेक्ट्रॉन गोज टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ कि किस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होगा। देखो O2 वाला तो नहीं हो सकता आई थिंक, है ना, क्योंकि O2 में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई स्टार 2px में, एक पाई स्टार 2py में। एंड व्हाट अबाउट O2 नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो तो एक ही बचेगा। एंड O2 प्लस मतलब, O2 प्लस का मतलब बच्चे एक निकाल दो, तो क्या बी ही रहेगा इसका ऑप्शन, बताना। यस मैम। क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया। चलो मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। O2 की क्या होती है बच्चे कॉन्फ़िगरेशन, ये होती है, ये होती है। O2 नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, तो एक ही अनपेयर्ड बचेगा। ठीक है, ओके। O2 प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यानी कि इसमें भी एक बचेगा, तो यही बी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। आगे चलिए, बाकी सब चुप बैठे हैं भाई, पढ़ते नहीं हो आप लोग। बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Cn नेगेटिव, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। 6 Yes, ma'am. प्लस 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8 प्लस 6 14। यही होगा क्या या कुछ और होगा, एक बार देखना, एक बार कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना, नाइट्रोजन का 7 और प्लस 1, तो 8 Yes, प्लस ma'am. 6 14। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। अब ये ओड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा। आगे चले, यस मैम। ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल आयन डज नॉट, ये तो कर लोगे। आपको सबका बना के देखना है और देखना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कर लोगे। Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्पीसीज का सेम बॉन्ड ऑर्डर है। एक काम करो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। काउंट करना है एक बार, किसका आएगा, 7 प्लस 8 14। मुझे तो बी दिख रहा है, तुम लोगों को। मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है, वेरी गुड। 13 14, देख रहे हो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, सिर्फ बी में ही है 14 14। चलेगा, Yes, ma'am. चलो बाकी तुम करो ये वाले क्वेश्चन, बस खत्म। अरे बहुत बढ़िया यार। ओके, तो एक काम करो, मुझे Cn नेगेटिव का बना के देखो और प्रूफ करो कि ये पैरामैग्नेटिक ही होगा क्या, करना एक बारी। ये 14 ओड है क्या, 14 इज ऑड नंबर।
नहीं मैम इवन होता है फिर 14 मेरे को तो किसने बोला 14? किसने बोला? अरे 2 से डिवाइड हो रहा है ना 7, तो बेटा इवन है तो डाया होगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चन बेटा? यस मैम। क्लियर हुआ? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, हाँ जी, मैम हाँ जी, हाँ बोलो वीना। मजा आया केमिकल बॉन्डिंग करने में? यस मैम। ठीक है, 15 दिन का चैप्टर हमने 3 घंटे में निपटा दिया है ना, विद लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना? कैसा लगा पढ़ के? ऑब्वियसली मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे कहाँ गए थे तुम? मैम जब से यहीं पे था, मैंने कहा था ना शोर शोर हो रहा है इसलिए माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। तो देखो 26 स्लाइड्स में तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट है। तो आपको पेपर में सिर्फ यही टॉपिक करके जाने हैं, बस यही करके जाने हैं, एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मैं भी आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। तो ओके, तो आज मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है मैं बता देती हूँ किस किस स्टूडेंट से मिला है। अंकुश से मिला है, भावना ने भी बहुत अच्छे आंसर दिए हैं आज, कुमकुम ने भी दिए हैं, साक्षी ने भी दिया है, वीना ने भी बोले हैं, लेकिन प्रेरणा आज चुप थी, मेघा इज ऑल्सो, मुझे थोड़ा लग नहीं रहा था, एंड खुशी, गौतम, गीतांजलि, संतोष एंड शिवानी भी चैट बॉक्स में बोल रही थी। तो 2-3 बच्चे चुप थे, बाकी सबने करा है, रिस्पॉन्स दिया है। तो ऐसे ही देना। देखो इनऑर्गेनिक, मैं आपकी मतलब इनऑर्गेनिक मैं इतनी एश्योरिटी आप दे सकती हूँ आपको, जितना मैं करवाऊंगी उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक अगर हम देखें कितने मार्क्स की आती है, 60 मार्क्स की आती है, तो 50 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक मैं आपको पूरी करवाऊंगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं, ठीक है। हाँ भावना कुछ कह रहे थे क्या आप? हाँ, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका है, एंड ये हो चुका है। इसके बाद हम बच्चे